हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में एमएस ऑफिस का अगला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल को। इससे पहले हम एमएस वर्ड को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस सेशन में एमएस एक्सेल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, तो अच्छे से फोकस होकर इस लेक्चर को कंप्लीट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस एक्सेल क्या होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, ये क्या होती है। तो एमएस एक्सेल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग डेटा को टेबल में अरेंज करने के लिए किया जाता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। इसमें कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस और ग्राफ बनाने जैसे काम आसानी से किए जा सकते हैं। आगे देखिए, एक्सेल फाइल की बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है बेसिकली, जिसमें कई शीट्स और चार्ट्स का कलेक्शन होता है। ये फाइल .xlsx एक्सटेंशन के साथ में सेव होती हैं। इसे कंप्यूटर में स्टोर करने के बाद में यूज़ किया जा सकता है। देखिए, इसमें हमने शीट्स और चार्ट्स की बात करी यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं। शीट मतलब ये एक सिंपल वर्कशीट होती है जिसमें डेटा और ग्राफ दोनों हो सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, चार्ट को वर्कशीट के अंदर ही बनाया गया है। ऐसे चार्ट को एम्बेडेड चार्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि चार्ट सीधे उसी शीट पर मौजूद होता है जिसमें डेटा लिखा गया है। चार्ट की बात करते हैं तो ये एक अलग चार्ट शीट है और इस शीट में सिर्फ चार्ट दिखाई देता है, हमको डेटा नज़र नहीं आता है। जब आप किसी चार्ट को एक अलग शीट पर ले जाते हो तो वो चार्ट शीट कहलाता है। आगे देखिए, एक्सेल फाइल नेम की बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है उसका नाम क्या होता है, बुक 1 होता है। अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसको सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आता है वो बुक 1 आता है। एक्सेल फाइल नेम की लेंथ अगर डिस्कस करें तो मैक्सिमम 225 कैरेक्टर की हो सकती है। एक्सेल फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो 2003 तक .xls एक्सटेंशन यूज़ किया जाता था। 2007 के बाद से .xlsx एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। 2003 तक कॉलम और रो की बात करें एक्सेल शीट में तो 256 कॉलम होते थे और 65,536 रो हो सकती थी। 2007 के बाद से ये कॉलम की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 16,384 हो गई है और रो की संख्या हो गई है 10,48,576। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट दिखाई दे रही है आपको। इसमें कॉलम A, B, C, D, E हमको दिखाई दे रहे हैं और रो जो होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 में हमको नज़र आ रही है। कॉलम और रो के मिलने से सेल बनता है, जैसे कि A1, B2 ये सभी क्या है, सेल हैं। इसमें कंट्रोल प्लस एरो की का यूज़ दिखाया गया है, जो एक्सेल में तेज़ी से डेटा को आखिरी पार्ट तक ले जाने के लिए होता है। एक्सेल के तौर पर कंट्रोल प्लस अगर हम डाउन एरो दबाते हैं तो आप आखिरी रो तक पहुँच सकते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाते हैं तो आखिरी कॉलम तक पहुंच जाते हैं। ये शॉर्टकट जो है, जब बड़ा डेटा होता है उसको संभालना होता है या फिर जल्दी नेविगेशन करना होता है तो उस समय ये हेल्प करता है। थोड़ा सा और इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। कॉलम और रो तो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की दिशा में जाने वाली लाइन, ठीक है। इसमें हम अक्षरों को A, B, C से पहचानते हैं। इसके विड्थ की बात करें तो मिनिमम जो इसकी विड्थ हो सकती है वो 0 हो सकती है, मतलब कॉलम पूरी तरीके से छुपा होगा। इस सिचुएशन में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती हैं, 8.43 होती है। ये एक्सेल में पहले से सेट हुई विड्थ होती हैं। रो की बात करें, रो का मतलब है बाएं से दाएं की दिशा में जाने वाली लाइन, मतलब लेफ्ट टू राइट। इसमें हम 1, 2, 3, 4 इन नंबर से हम इसको पहचान सकते हैं। इसकी हाइट की बात करें तो मिनिमम जो हाइट होती है वो 0 हो सकती है, मतलब रो पूरी तरीके से छुप जाएगी ऐसी सिचुएशन में। बाय डिफ़ॉल्ट 15 पॉइंट्स होते हैं। ये एक्सेल में पहले से सेट की गई ऊंचाई होती है, हाइट होती है इसकी रो की। मैक्सिमम कितने कर सकते हो पॉइंट, 409 पॉइंट्स आप कर सकते हैं। इतना बड़ा आप एक रो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब इसकी हाइट इतनी कर सकते हैं। आगे देखिए, सेल एड्रेस की बात करते हैं तो एक्सेल में सेल एड्रेस का मतलब होता है किसी सेल की लोकेशन। जैसे कि D3 हम लेते हैं तो D यहाँ पर क्या हो गया, कॉलम हो गया, कॉलम हेडिंग, और यहाँ पर 3 जो है वो क्या है, रो नंबर है। सेल एड्रेस क्यों ज़रूरी होता है, जब आपको किसी खास डेटा को ढूंढना या फिर समझना होता है तो सेल एड्रेस मदद करता है हमको वो डेटा को ढूंढने में। जैसे कि D3 पर क्लिक करेंगे तो आप उस सेल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आगे हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो एक्सेल में डेटा जैसे कि कोई अक्षर होता है, संख्या होती है, इनका एक तय किया हुआ अलाइनमेंट होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट की बात करें, जैसे कि ABC लिखें तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में हमको दिखाई देते हैं। नंबर्स की बात करें जैसे कि 1, 2, 3, 5, 6 तो वो हमेशा राइट अलाइनमेंट में हमको दिखाई देते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करें, अक्षर प्लस संख्या दोनों अगर लिखते हैं तो जैसे कि A1, B2 अगर हम इनको लिखें तो ये भी हमको लेफ्ट अलाइनमेंट में दिखाई देते हैं। आगे हम सेल में कैरेक्टर्स की मैक्सिमम अगर लिमिट की बात करें तो एक सेल में आप कुल 32,767 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, 32,767 कैरेक्टर्स। इसका मतलब होता है कि एक्सेल का हर एक सेल काफ़ी बड़ा होता है,
जिसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद वर्कबुक में शीट संख्या की बात करें तो वर्कबुक एक्सेल की फाइल को कहते हैं। एक वर्कबुक में कई शीट्स हो सकती है। डिफ़ॉल्ट शीट्स की बात करें तो 2010 तक 3 शीट्स होती थी और एक्सेल 2013 और उसके बाद से 1 शीट होती है। शीट्स की संख्या जो कंप्यूटर होता है उसकी अवेलेबल मेमोरी पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा शीट्स जोड़ सकते हैं उसमें। आगे देखिए, एक्सेल में माउस पॉइंटर का अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है और हर प्रकार का एक अलग अलग काम होता है इसका। चलिए इसको समझते हैं हम। थिक प्लस पॉइंटर की बात करते हैं माउस पॉइंटर की, तो इसे नॉर्मल पॉइंटर कहते हैं। इसका उपयोग किसी सेल को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो यह पॉइंटर उसे हाईलाइट करता है। थिन प्लस पॉइंटर की बात करें तो इसे ऑटोफिल पॉइंटर कहते हैं। इसका उपयोग ऑटोफिल करने के लिए किया जाता है। नंबर के केस में यह ऑटो इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि अगर आपने एक सेल में 1 और अगले सेल में 2 लिखा है तो अगर ड्रैग करते हैं हम इसको सिलेक्ट करके तो अगली सेल में 3, 4, 5, 6 हमको ये दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये ऑटोफिल करता जाता है। लेकिन अल्फ़ाबेट के केस में ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करता है। अगर हम AB भरेंगे और फिर ड्रैग करेंगे सिलेक्ट करके तो सेल में AB ही रहेगा। ऑटो इंक्रीमेंट हमको अल्फ़ाबेट के केस में नहीं देखने को मिलता है। नंबर के केस में ऑटो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद में एरो प्लस पॉइंटर की बात करते हैं तो इसे मूव पॉइंटर कहते हैं। इसका उपयोग डेटा मूव करने के लिए होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये कट और पेस्ट की तरह काम करता है बेसिकली। अगर आप एक सेल को ड्रैग करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो डेटा उसी सेल से हटकर नई जगह पर चला जाता है। तो ये हमने कुछ बेसिक डिटेल कवर करी है। आगे देखिए, MS एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा को ऑर्गेनाइज और कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, मेन्यू बार को। तो मेन्यू बार की बात करें फ्रेंड्स, एक्सेल के मेनू बार में अलग अलग टैब्स हमको दिखाई देती है जिसका उपयोग अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। तो हर एक टैब को हमको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। हर एक टैब के अंदर जो भी ऑप्शंस हमको दिए गए हैं, सब ऑप्शंस, उनको भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मेनू बार में कौन कौन सी टैब्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक टैब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइल टैब होती है सबसे पहले। फाइल से जुड़े काम इसमें हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नई फाइल क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, ये सभी काम हमको इस टैब में देखने को मिलते हैं। होम टैब की बात करते हैं तो यह बेसिक टूल के लिए होता है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का साइज बदलना, सेल का रंग बदलना, इसके लिए यह टैब यूज होती है। इंसर्ट टैब की बात करते हैं तो इस टैब का उपयोग चार्ट्स, ग्राफ्स और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पाई चार्ट बनाना, टेबल इंसर्ट करना, तो इसके लिए टैब यूज आती है। पेज लेआउट टैब की बात करते हैं तो पेज का डिज़ाइन और प्रिंट सेटिंग सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन बदलना, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो इस तरीके से काम हमको इस टैब में देखने को मिलता है। फॉर्मूलाज टैब की बात करते हैं तो एक्सेल में फॉर्मूलाज और फंक्शंस का उपयोग करने के लिए इस टैब का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सम, एवरेज, इफ फंक्शन, ये सभी हमको इस टैब में देखने को मिलते हैं। डेटा टैब की बात करते हैं तो डेटा को इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करने या शॉर्ट या फिर फिल्टर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉलम को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, डेटा को फिल्टर करना, ये सभी इस टैब की हेल्प से किया जाता है। रिव्यू टैब की बात करते हैं तो स्पेल चेक और कमेंट ऐड करने के लिए इसका उपयोग होता है। स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करना, किसी सेल पर नोट या फिर कमेंट जोड़ना। व्यू टैब की बात करें तो वर्कबुक के लेआउट और जूम को एडजस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेज को जूम इन या फिर जूम आउट करना, ग्रिड लाइन्स दिखाना या फिर उसको छुपाना। एंड आखिरी में टैब होती है एक और, हेल्प टैब। एक्सेल से जुड़े किसी भी सवाल या फिर समस्या का हल ढूंढने के लिए इस टैब का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने एक जनरल ओवरव्यू डिस्कस किया इसका। चलिए एक एक करके अब हर एक टैब को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल टैब की। फाइल टैब का उपयोग एक्सेल में फाइल से जुड़े कामों के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है इन्फो, फाइल की जानकारी इससे हमको प्राप्त होती है। फाइल साइज, ऑथर का नाम, वर्कशीट की डिटेल्स, ये सभी हमको इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन से मिल जाती हैं। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें न्यू वाला, कोई नई वर्कबुक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+N। अगला ऑप्शन होता है ओपन, पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+O या फिर Ctrl+F12। अगला ऑप्शन होता है सेव, फाइल को सेव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पहली बार सेव करते टाइम नाम और लोकेशन यहाँ पर देना होती है। इसके लिए शॉर्टकट भी होता है Ctrl+S और Shift+F12। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज, फाइल को नए नाम या फिर कोई लोकेशन के साथ में सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होती है F12। देखिए, सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है। सेव जब करते हैं हम Ctrl+S से तो पहली बार फाइल को सेव करने पर नाम और लोकेशन मांगता है। सेव एज में
जिसका शॉर्टकट होता है F12। फाइल को अलग नाम या फिर न्यू लोकेशन पर सेव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अंतर होता है इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेयर वाला। एक्सेल फाइल को वन ड्राइव या फिर क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन पर शेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट। एक्सेल फाइल को PDF फाइल में बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में पब्लिश। पावर BI एप्लीकेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग बिजनेस डेटा को ग्राफ और चार्ट के रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। एंड आखिरी ऑप्शन आता है क्लोज वाला। एक्सेल फाइल को बंद करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने फाइल टैब को डिस्कस किया। नेक्स्ट टैब आती है हमारी होम टैब। इसके भी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं हम। होम टैब की बात कर रहे हैं तो होम टैब का उपयोग एक्सेल में बेसिक टूल्स और फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है अंडू और रीडू का। किसी भी काम या फिर एक्टिविटी को वापस या फिर से रिपीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है अंडू के लिए होता है Ctrl+Z एंड रीडू के लिए होता है Ctrl+Y। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें क्लिपबोर्ड। ये बेसिकली कॉपी और पेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+C या फिर Ctrl+Insert। कट अगर करना है तो Ctrl+X इसका शॉर्टकट होता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है Ctrl+V या फिर Shift+Insert। स्पेशल पेस्ट की बात करें तो अलग फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+Alt+V। नेक्स्ट हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू। बोल्ड जो होता है ये कोई भी फ़ॉन्ट को अलग से बोल्ड करके हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट की इसके लिए यूज़ होती है Ctrl+B या फिर Ctrl+2। इटैलिक फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+I या फिर Ctrl+3। अंडरलाइन करने के लिए फ़ॉन्ट के नीचे शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+U या फिर Ctrl+4। स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+5। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों में हमको ये देखने को मिलता है। MS वर्ड में बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+D फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल के लिए। MS एक्सेल की बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। एक जगह की फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, कलर, साइज को कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। होम टैब में ही हमको तीसरा सेक्शन देखने को मिलता है फ़ॉन्ट वाला। फ़ॉन्ट टैब का उपयोग एक्सेल में टेक्स्ट को डिज़ाइन और फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट टाइपफेस, फ़ॉन्ट साइज, स्ट्राइक थ्रू। ये सभी हमको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फ़ॉन्ट टाइपफेस की बात करते हैं तो MS एक्सेल 2003 में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता था वो होता था टाइम्स न्यू रोमन। वहीं MS एक्सेल 2007 के बाद से जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो कौन सा होता है? कैलिब्री होता है। फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो मिनिमम 1 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 409 हो सकती हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ की बात करें तो MS एक्सेल 2003 में 12 पॉइंट डिफ़ॉल्ट साइज़ थी। वहीं MS एक्सेल 2007 के बाद से 11 पॉइंट्स डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है। नेक्स्ट हम अलाइनमेंट की बात करते हैं तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सेल के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन। ये दिखाता है कि टेक्स्ट सेल के अंदर कहाँ पर दिखाई देगा। अलाइनमेंट में हमको अलग अलग टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर। तो टेक्स्ट सेल के ऊपर दिखाई देगा टॉप में, मिडिल में टेक्स्ट सेल के बीच में दिखाई देता है, बॉटम में टेक्स्ट सेल के नीचे दिखाई देता है, लेफ्ट में टेक्स्ट जो होता है वो सेल के बाईं तरफ दिखाई देता है, सेंटर में टेक्स्ट जो होगा वो सेल के बीच में सेंटर में दिखाई देगा, एंड राइट में टेक्स्ट सेल के दाईं तरफ राइट में दिखाई देता है। अलाइनमेंट में कुल 9 प्रकार की पोजीशन होती है। LT लेफ्ट टॉप, टेक्स्ट जो होता है इसमें ऊपर और बाईं तरफ होता है। CT सेंटर टॉप, टेक्स्ट जो होगा वो ऊपर और बीच में होगा। RT राइट टॉप मतलब टेक्स्ट ऊपर और दाईं तरफ होगा। LM लेफ्ट मिडिल, टेक्स्ट बीच और बाईं तरफ होगा। CM सेंटर मिडिल मतलब टेक्स्ट बिल्कुल बीचों बीच होगा। RM राइट मिडिल, टेक्स्ट बीच और दाईं तरफ होगा। LB लेफ्ट बॉटम, टेक्स्ट नीचे और बाईं तरफ होगा। CB सेंटर बॉटम, टेक्स्ट नीचे और बीच में होगा। RB राइट बॉटम, टेक्स्ट नीचे और दाईं तरफ होगा। तो ये अलाइनमेंट में हमको कुल 9 प्रकार की पोजीशन देखने को मिलती है। इसके बाद में सेल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो क्लॉकवाइज टेक्स्ट को घड़ी की दिशा में घुमाने के लिए होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है ये टेक्स्ट को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाने के लिए होता है। वर्ड रैप टेक्स्ट की बात करते हैं तो सेल के अंदर टेक्स्ट के नीचे
टेक्स्ट को लाने को रैप टेक्स्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर टेक्स्ट लंबा हो जाता है तो वो दूसरी लाइन में आ जाता है। मर्ज एंड सेंटर की बात करें तो सेल को मर्ज करके टेक्स्ट को सेंटर में रखने के लिए इसका उपयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए A1, B1, C1 इनको जोड़कर एक सेल बनाना और टेक्स्ट को सेंटर में रखना, इसके लिए मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किया जाता है। नंबर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो एक्सेल में नंबर्स को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है, जैसे कि जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, परसेंटेज, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, फ्रैक्शन, साइंटिफिक फॉर्मेट। तो अलग अलग फॉर्मेट में एक्सेल में नंबर को अलग अलग तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। इसके बाद हम स्टाइल की बात करते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें ऑप्शन आता है एक, ये किसी स्पेसिफिक रूल के बेसिस पर सेल को हाईलाइट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल 10,000 से अधिक वैल्यू अगर हमको इसमें शो करना है तो जो भी वैल्यू 10,000 से अधिक होगी वो हाईलाइट होगी। अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है फॉर्मेट एज ए टेबल। तो डेटा को एक स्टाइल टेबल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्री डिफाइंड स्टाइल अवेलेबल होते हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है। सेल स्टाइल्स की बात करते हैं तो सेल्स को अलग अलग स्टाइल में दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेडिंग, टाइटल, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, अलग अलग हमको स्टाइल देखने को मिलते हैं सेल के। नेक्स्ट हम सेल की बात करते हैं तो सेल्स में पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट का। इंसर्ट सेल मतलब न्यू सेल जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+=। इंसर्ट शीट वाले ऑप्शन का न्यू वर्कशीट को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F11। इसके बाद में डिलीट वाला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। अगर डिलीट करना है सेल को तो सेल को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ होता है बेसिकली शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+-। इसमें डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट शीट मैनुअली सिलेक्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। यहाँ पर पहला हमको देखने को मिलता है कॉलम विड्थ। अगर हमको कॉलम की विड्थ बदलना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। रो हाइट, रो की हाइट बदलने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+9। हाइड या फिर अनहाइड करने वाला ऑप्शन भी आता है। कॉलम और रो को छुपाने या फिर दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में यहाँ पर एडिटिंग। एडिटिंग में भी हमको यहाँ पर सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ऑटो फार्मूला, ऑटो सम। फाइंड वाला ऑप्शन किसी भी टेक्स्ट या फिर वैल्यू को शीट में ढूंढने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। रिप्लेस वाला ऑप्शन टेक्स्ट या फिर वैल्यू को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+H। गो टू वाला ऑप्शन होता है शीट में किसी स्पेसिफिक सेल पर सीधे जाने के लिए। इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+G। ऑटो फार्मूला वाले ऑप्शन से फॉर्मूला लगाया जाता है। फॉर्मूला लगाने के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। ऑटो सम वाले ऑप्शन से किसी रेंज का टोटल निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एनालिसिस। डेटा का सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करने के लिए एक्सेल के इस टूल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमने होम टैब को अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद अगली टैब की तरफ चलते हैं जो कि है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में भी अलग अलग हमको देखिए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है टेबल का। टेबल का उपयोग डेटा को व्यवस्थित और फॉर्मेटेड रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। सिंपल टेबल की बात करें तो मिनिमम साइज कितना होता है इसका 1:1 का होता है, 1 कॉलम और 1 रो। मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है 16,384 कॉलम्स हो सकते हैं और 10,48,574 रो हो सकती है। टेबल का यूज़ डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करने के लिए किया जाता है। फिल्टरिंग और शॉर्टिंग जैसी फैसिलिटीज़ के लिए ये उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें पिवट टेबल का। पिवट टेबल का उपयोग कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से अरेंज और समराइज करने के लिए किया जाता है। ये टेबल के आधार पर डेटा का एनालिसिस करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है इसमें इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में भी हमको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिक्चर। एक्सेल में इमेज जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। आइकन्स एंड 3D मॉडल्स, तो एक्सेल में प्री डिफाइंड आइकन्स एंड 3D शेप जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, एरो। इन सबको इंसर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट अगला देखिए ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट। प्री डिफाइंड ग्राफिक्स को डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इस ऑप्शन का बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, प्रोसेस फ्लो, इन सब को बनाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ आता है स्मार्ट आर्ट। अगला ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीन क्लिपिंग के माध्यम से इमेज को एक्सेल में जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके बाद में अगला ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि आता है एड-इन्स। एक्सेल में प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस को जोड़ने के लिए ये यूज़ होता है। कुछ खास प्रकार की फंक्शनैलिटी के लिए उपयोगी होता है। चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट का उपयोग डेटा को विजुअल रूप में दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट चार्ट जो होता है इसमें वो होता है कॉलम चार्ट। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी F11। चार्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं, डेटा को समझने
और प्रेजेंट करने में आसान बनाता है चार्ट, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं सेल्स रिपोर्ट बनाने में, सेल्स रिपोर्ट को कॉलम चार्ट या फिर पाई चार्ट के रूप में दिखाना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 3D मैप। इसका उपयोग डेटा को 3D मतलब 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाने के लिए किया जाता है। ये एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपयोग होता है। अगला ऑप्शन आता है स्पार्कलाइन। स्पार्कलाइन छोटे चार्ट होते हैं जो एक सिंगल सेल के अंदर बनाए जाते हैं। इसका उपयोग डेटा की क्विक विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है फिल्टर। डेटा को सॉर्ट करने या फिर किसी विशेष जानकारी स्पेसिफिक डेटा को छांटने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी विशेष तारीख या फिर नाम का डेटा दिखाना होता है, तब फिल्टर का हम यूज़ करते हैं। जब बड़ा डेटा होता है ना, तो उसको ईजिली इस ऑप्शन के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। अगला ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। किसी सेल को एक लिंक जैसे कि वेब पेज, फाइल या फिर डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। इसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+K। जैसे कि एग्जाम्पल एक्सेल में एक सेल पर क्लिक करने पर वेबसाइट खोलना, तब वहाँ पर हाइपरलिंक वाले ऑप्शन का यूज़ होता है। अगला ऑप्शन आता है कमेंट। किसी सेल में एक्स्ट्रा जानकारी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। जिस सेल में कमेंट होता है उसे पहचानने के लिए उसके कोने पर पर्पल कलर का निशान होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसमें टेक्स्ट वाला, जिसमें सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं अलग अलग हमको। टेक्स्ट बॉक्स, शीट में टेक्स्ट को अलग से जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। हेडर एंड फुटर, पेज के ऊपर जोड़ा गया टेक्स्ट हेडर होता है, पेज के नीचे जोड़ा गया टेक्स्ट फुटर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हेडर और फुटर पेज लेआउट व्यू में दिखाई देते हैं। इसी में अगला ऑप्शन होता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट का उपयोग जो शब्द होते हैं उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किया जाता है। टाइटल को स्टाइलिश दिखाने के लिए बेसिकली वर्ड आर्ट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला देखिए ऑप्शन आता है सिंबल्स का। इसमें सिंबल वाले ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। अगर एक्सेल में हमको विशेष प्रकार के सिंबल जोड़ने होते हैं तब इसका यूज़ होता है। इक्वेशन वाले ऑप्शन से जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उनको जोड़ने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने इंसर्ट टैब को पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम पेज लेआउट टैब की। पेज लेआउट टैब का उपयोग एक्सेल में पेज की सेटिंग्स और लेआउट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग आता है। ये मुख्य रूप से डेटा को प्रिंट करने और पेज को सेट करने में मदद करता है। इसमें हमको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि थीम्स, पूरी वर्कशीट का लुक एंड फील बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, इनको बदलने के लिए यूज़ होता है। पेज सेटअप की बात करते हैं, जिसमें मार्जिन्स वाला ऑप्शन हमको दिखता है। टेक्स्ट और पेज के एजेस के बीच की दूरी सेट करने के लिए यूज़ आता है। इसमें अलग अलग प्रकार के मार्जिन सेट किए जा सकते हैं। नॉर्मल मार्जिन की बात करें जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, टॉप होता है 0.75, बॉटम होता है 0.75, लेफ्ट होता है 0.7 एंड राइट होता है 0.7 का। हेडर और फुटर की बात करें तो 0.3 और 0.3 के हेडर फुटर होते हैं। पेज ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन आता है इसके अंदर। पेज को पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप बोल सकते हैं कि खड़ा या फिर आड़ा मोड में सेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन जो होता है वो पोर्ट्रेट में होता है। अगला ऑप्शन आता है साइज़ का, पेज का आकार। तो पेज के आकार साइज़ को बदलने के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें अलग अलग हमको साइज़ देखने को मिलते हैं। लेटर, टैब्लॉइड, लीगल, A3, A4, A5, B4, B5, एग्जीक्यूटिव एंड स्टेटमेंट। प्रिंट एरिया की बात करते हैं ऑप्शन की, तो ये एक बॉर्डर की तरह काम करता है। इसका उपयोग शीट के उस हिस्से को चुनने के लिए किया जाता है जिसे प्रिंट करना है हमको। पेज ब्रेक वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका उपयोग शीट में अलग अलग पेजेस को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। या प्रिंटिंग के दौरान ये डिसाइड करता है कि पेज कहाँ से नया शुरू होगा। पेज बैकग्राउंड की बात करें तो पेज पर इमेज या फिर बैकग्राउंड सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में स्केल टू फिट वाला ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन कॉलम विड्थ और रो हाइट को एडजस्ट करने की हमको फैसिलिटी देता है। पेज को प्रिंटिंग साइज के अनुसार फिट करने के लिए ये उपयोग किया जाता है। शीट ऑप्शंस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हेडिंग और ग्रिड लाइन के तौर पर हेडिंग की बात करें तो शीट के कॉलम हेडिंग्स ABC और रो हेडिंग्स 1, 2, 3 को दिखाने और छुपाने के लिए ये उपयोग आता है। ग्रिड लाइन की बात करें तो रो और कॉलम्स को डिफाइन करने वाली जो लाइंस होती है उनको दिखाने या फिर छुपाने के लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। तो पेज लेआउट टैब जो है ये एक्सेल में प्रिंटिंग और पेज की जो उपस्थिति होती है उसको कस्टमाइज़ करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसके बाद में अगले टैब की तरफ चलते हैं जो कि आता है हमारा डेटा टैब। डेटा टैब का उपयोग एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट करने और फिल्टर या फिर सॉर्ट करने या फिर डेटा का एनालाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हमको अलग अलग विकल्प ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। इसमें हमको ऑप्शन देखने को मिलता है गेट डेटा का, जिसकी हेल्प से अलग अलग प्रकार की फाइल्स या फिर सोर्सेज से डेटा को इंपोर्ट किया जाता है।
फ्रॉम फाइल वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो वर्कबुक, टेक्स्ट, PDF, XML और जेसन जैसी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया जा सकता है। फ्रॉम डेटाबेस की बात करेंगे तो SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और अन्य डेटाबेस का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। फ्रॉम एज्योर की बात करेंगे तो एज्योर एक क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन है जो डेटा को मैनेज और स्टोर करने में मदद करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें क्वेरी और कनेक्शन। क्वेरी की बात करेंगे, कमांड की बात करेंगे तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से डेटा को रिट्रीव और मॉडिफाई करने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। बड़ी मात्रा में जब डेटा को जल्दी मैनेज करना होता है तो ये ऑप्शन हमको हेल्प करता है। डेटा टाइप वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो डेटा का प्रकार निर्धारित करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। टेक्स्ट, नंबर, डेट, ये फैसिलिटी क्वेरी बनाते समय हमको उपयोग होती हैं। सॉर्ट या फिर फिल्टर वाले ऑप्शन की बात करें तो डेटा को अरेंज करने या फिर किसी विशेष जानकारी स्पेसिफिक डेटा को छांटने के लिए इसका ऑप्शन का यूज़ होता है। सॉर्ट मतलब सॉर्ट करना, डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग क्रम में व्यवस्थित करने के लिए इसका यूज़ होता है। फिल्टर वाले ऑप्शन का केवल जो हमको आवश्यक डेटा होता है उसको दिखाने के लिए यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल के अंदर ये वाला ऑप्शन। फोरकास्ट की बात करते हैं तो व्हाट इफ एनालिसिस वाले ऑप्शन से किसी टारगेट वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ होता है। फोरकास्ट के भी टूल्स होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगली टैब आती है हमारी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब एक्सेल में डेटा की समीक्षा मतलब रिव्यू करने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कमेंट जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भी हमको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है प्रूफिंग, जिसमें हमको पहला देखिए यहाँ पर सब ऑप्शन दिखता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो वर्कशीट में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को जांचने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F7। इसी में अगला विकल्प दिया हुआ होता है थिसॉर्स का। जब शब्दों के सिनोनियम्स या फिर एंटोनियम्स खोजने होते हैं तब इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F7। नेक्स्ट देखिए सब ऑप्शन देखने को मिलता है वर्कबुक स्टैटिक्स। वर्कशीट के स्टैटिक्स देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि टोटल सेल, फॉर्मूलाज, इन सब का यहाँ पर टोटल निकालने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। अगला ऑप्शन आता है इसमें चेक एक्सेसिबिलिटी। वर्कशीट में जितनी भी मौजूदा मिस्टेक्स है या फिर वार्निंग्स हैं उनको ढूंढने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। टेक्स्ट को एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। एक्सेल में अलग अलग भाषाएं ऐड या फिर स्विच की जा सकती हैं। न्यू कमेंट वाले ऑप्शन से किसी भी सेल के साथ में कमेंट जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। कमेंट जो होता है सेल के ऊपर दिखता है और इसे पहचानने के लिए पर्पल कलर का निशान होता है। इसका उपयोग छोटी जानकारी या फिर सुझाव जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है नोट्स। नोट्स किसी भी सेल में लंबी जानकारी, लंबी इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए उपयोग होता है। इसे रेड कलर के संकेत से डिनोट किया जाता है। अगला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट। वर्कबुक या फिर वर्कशीट को पासवर्ड प्रोटेक्शन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। यह डेटा को अनऑथराइज्ड चेंजेस से बचाता है। तो ये हमने रिव्यू टैब वाले ऑप्शन को डिस्कस किया। इसका उपयोग डेटा की जांच करना, प्रूफिंग करना, रिव्यू करना, समीक्षा करना और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टैब आती है हमारी व्यू टैब। व्यू टैब का उपयोग एक्सेल फाइल को देखने और उसका लेआउट सेट करने के लिए उपयोग आता है। इसमें भी हमको अलग अलग विकल्प देखने को मिलते हैं। पहला आता है ऑप्शन वर्कबुक व्यू। एक्सेल की फाइल को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ होता है। नॉर्मल व्यू वाले ऑप्शन की बात करें तो ये डिफ़ॉल्ट व्यू हैं, डेटा को सामान्य रूप से देखने के लिए उपयोग आता है। पेज लेआउट व्यू की बात करें तो एक्सेल शीट को पेज के रूप में दिखाने के लिए इसका यूज़ आता है। प्रिंट के दौरान देखने में ये मदद करता है। पेज ब्रेक व्यू की बात करते हैं तो केवल हाईलाइटेड डेटा को देखने या फिर प्रिंट करने के लिए उपयोग आता है। ये बताता है कि डेटा को पेज ब्रेक के अनुसार कहाँ से प्रिंट किया जाएगा। शो वाले ऑप्शन की बात करें तो शीट में अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाने और छुपाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ आता है। रूलर की बात करें तो पेज लेआउट सेट करते समय रूल दिखाने के लिए ऑप्शन यूज़ आता है। हेडिंग्स की बात करते हैं तो रो और कॉलम के हेडिंग्स जैसे कि ABC 1 2 3 4 इनको दिखाने के लिए यूज़ आता है। ग्रिड लाइन की बात करें, सेल के बीच की जो लाइंस होती है उनको दिखाने के लिए यूज़ आता है। यह शीट को साफ सुथरा दिखाने में मदद करता है। फार्मूला बार की बात करते हैं तो करंट सेल के फार्मूला या फिर कंटेंट को देखने या फिर एडिट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ आता है। जूम वाले ऑप्शन को देखते हैं तो शीट को बड़ा या फिर छोटा करके देखने के लिए बेसिकली ये ऑप्शन यूज़ आता है। जूम इन मतलब शीट को बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज़ होता है। मिनिमम इसमें 10% तक सेट किया जा सकता है। जूम आउट की बात करें, शीट को छोटा करके देखने के लिए इसका यूज़ होता है। मैक्सिमम हम 400% तक इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और ऑप्शन होते हैं। जूम टू सिलेक्शन, केवल सिलेक्टेड सेल को जूम करके देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ आता है। जो डिफ़ॉल्ट जूम होता है वो 100 पर सेट रहता है।
नेक्स्ट विंडो वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें भी अलग अलग विकल्प देखने को मिलते हैं हमको। न्यू विंडो की बात करते हैं तो एक ही वर्कबुक को दूसरी नई विंडो में खोलने के लिए ये उपयोग आता है। ये आपको एक ही वर्कबुक के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम करने की फैसिलिटी देता है। अरेंज ऑल वाले ऑप्शन की बात करें तो जितनी भी खुली हुई वर्कबुक विंडोज़ होती है उनको व्यवस्थित करने के लिए ऑप्शन यूज़ आता है। इसे 4 प्रकार से अरेंज किया जा सकता है: टाइटल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कैस्केड। फ्रीज पेन वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन रोज और कॉलम को स्थिर मतलब फ्रीज रखने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रीज पेन करेंगे मतलब किसी भी सिलेक्टेड रोज या फिर कॉलम को फ्रीज करना ताकि स्क्रॉल करने पर वो स्थिर रहे। फ्रीज टॉप रो की बात करेंगे तो केवल पहली रो को फ्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फ्रीज फर्स्ट कॉलम, केवल पहली कॉलम को फ्रीज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्प्लिट विंडो की बात करते हैं तो वर्कशीट को 4 हिस्से में डिवाइड करके अलग अलग सेक्शन को एक साथ देखने के लिए इसका यूज़ आता है। ये एक ही शीट के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम करने में मदद करता है। हाइड और अनहाइड वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो एक्सेल फाइल मतलब वर्कबुक को टेम्परेरी छुपाने और वापस दिखाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ आता है। ये उन फाइल्स को मैनेज करने के लिए उपयोगी होता है जिन्हें आप काम करते समय छुपाना चाहते हैं। स्विच विंडो की बात करें तो सभी खुली हुई एक्सेल फाइल वर्कबुक्स के बीच में जल्दी से स्विच करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ होता है। ये आपको मल्टीपल फाइल्स पर आसानी से काम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है मैक्रोज। मैक्रोज देखने और मैनेज करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+F8। ये रिप्रेजेंटेटिव टास्क को ऑटोमेटेड करने के लिए उपयोग होता है। इसके बाद में हम आखिरी टैब को डिस्कस करते हैं जो कि है हेल्प। इसमें हेल्प F1 वाले ऑप्शन की बात करते हैं। एक्सेल से संबंधित टेक्स्ट बेस्ड हेल्प के लिए ये होता है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सेल सपोर्ट टीम से चैटिंग द्वारा सहायता लेने के लिए ऑप्शन दिया हुआ होता है। फीडबैक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को कोई सजेशन देना होता है तो इस वाले ऑप्शन से दिया जा सकता है। शॉर्ट ट्रेनिंग की बात करें तो एक्सेल का उपयोग सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हुए होते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, जिसकी हेल्प से एक्सेल की ट्रेनिंग ली जा सकती है। व्हाट्स न्यू वाले ऑप्शन की बात करें तो एक्सेल के नए फीचर्स और अपडेट देखने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग टैब को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा। एक्सेल वाले हिस्से से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपको करना ये है कि टेस्ट वाले सेक्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने टेस्ट दे रखा है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए टेस्ट की। बार बार लगातार टेस्ट लगाते रहिए। जितने क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छे से टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।